नाम राहुल है और हम लोग पिछली वीडियो में ये जिक्र कर चुके थे भाषा के प्रकारों तक। अब जिक्र करते हैं उससे आगे। देखो आगे है भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूपों में, बात को समझना, भाषा के विविध रूपों में सबसे पहला आता है कि भाषा के रूप हैं कितने। तो भाषा के रूप हैं भैया 3। कौन कौन से? बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा को ही हम लोगों ने नाम दिया है टकसाली अथवा मानक भाषा, ठीक है, एक ही नाम है। और एक है आपका राष्ट्रभाषा, एक और शब्द है आपका राजभाषा। इनका जिक्र मैं आगे करता हूं। राजभाषा, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब दोनों में क्या अंतर होता है ये हम आज की क्लास में आराम से बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे। कोई समस्या अगर है तो आप मुझे बताते चलेंगे विद द हेल्प ऑफ कमेंट। तो यहां से समझ लीजिए, सबसे पहले बोली का जिक्र कर लेते हैं। बोली है क्या? बोली में क्या, ऐसे समझ लो, अगर मैं व्याकरण के अनुसार बोलूं तो जहां विशेष नियमों का प्रयोग न किया जाए, व्याकरण का शुद्ध शुद्ध प्रयोग न किया जाए, वो क्या है? बोली। समझो, मतलब जिस स्थानीय भाषा का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी, मगही, ये सब क्या है? बिहार की बोलियां हैं, समझना। जैसे ब्रज भाषा अपने मथुरा की बोली है, ठीक है। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना अवधि में है, रामचरितमानस, ठीक। भारत में कितनी बोलियां? लगभग 650। तो भाषा का पहला रूप क्या है? बोली। बोली का तात्पर्य जिसको स्थानीय जनता अपने समूह या घरों में करती है वो कहलाती है बोली। इनकी संख्या कितनी? लगभग 650, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात आ जाती है परिनिष्ठित या मानक या टकसाली भाषा के बारे में। देखो, तो मैंने और आपने क्या पढ़ा कि जो भाषा का प्रारंभिक स्वरूप है, जहां व्याकरण को बहुत ज्यादा शुद्ध शुद्ध प्रयोग नहीं किया जाता है, वो क्या कहलाती है? बोली, ठीक है। अब व्याकरण का ध्यान रखा जाए, व्याकरण को ठीक ठीक उपयोग किया जाए, लंबे समय तक भाषा का रूप न बदले, उसे कहते हैं मानक या टकसाली या परिनिश्चित भाषा। समझना ध्यान से, देखो गौर से। भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात। फिर बात आ जाती है राष्ट्रभाषा। देखो, राष्ट्र शब्द का तात्पर्य किससे है? देश से। राष्ट्र शब्द का तात्पर्य किससे है? देश से। और जब कोई भाषा संपूर्ण देश में बोली जाए तो वह क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा। जैसे समझना ध्यान से, गौर से, सीधी सी बात। तो यहां से हम लोगों ने जिक्र किया कि राष्ट्रभाषा पढ़ने के लिए मुझे और आपको समझना होगा ये शब्दों को, कि राष्ट्रभाषा क्या है? समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कहलाएगी राष्ट्रभाषा। समझना। अब देखो, इसमें 2-3 पॉइंट आपको समझ लेने। पहली बात, राष्ट्रभाषा शब्द संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान में शब्द है राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा क्या होती है ये पढ़ लो, फिर डिस्कस कर दूंगा आराम से। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन कालांतर में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया, फिर हम ये वर्गीकरण को नहीं कर पाए, हासिल नहीं कर पाए। क्लियर है? आगे मैंने बताया था आपको, जितने भी वर्गीकरण आमतौर पर भाषा के बारे में जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है। याद रखना। तो सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा? तो जवाब आएगा जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम लोगों ने बीच बीच में जिक्र किया राजभाषा शब्द का। देखो, राष्ट्रभाषा शब्द तो संवैधानिक है नहीं, लेकिन राजभाषा शब्द तो संवैधानिक है।
अब समझो तो सबसे पहली बात कि राजभाषा शब्द संवैधानिक है। संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द प्रचलन में नहीं है, राजभाषा शब्द प्रचलन में है। हमारी राजभाषा कौन है? हिंदी। हिंदी को ही राजभाषा क्यों बनाया गया और राजभाषा किसे कहते हैं, ये दो बातें समझ लेते हैं। देखो, राजभाषा अर्थात राज्य, राज्य अर्थात सरकार, सरकार अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा। तो सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है? हिंदी, जिसको हम लोगों ने कहा है राजभाषा। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। सीधा सीधा सवाल, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है कि हिंदी को ही राजभाषा क्यों बनाया गया? तो उसका मूल कारण है कि भारत की आबादी का लगभग 43% जनता, कितनी? 43% जनता लगभग हिंदी बोलती है, जिसकी लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि मानक लिपियों में से एक है। ठीक है, लिपि का जिक्र मैं आगे करूंगा। अब देखो, एक जिक्र आता है वर्ष 1963 में, भारत में वर्ष 1963 में माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा संसद में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया, जो प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ, लेकिन हिंदी को 1963 में राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया गया है। तो वर्तमान में हिंदी क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर राष्ट्रभाषा होती तो देखो फर्क ये पड़ता। अपन ने जैसे अब उत्तर प्रदेश में हिंदी का जिक्र होता है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? संस्कृत। तो उत्तराखंड की राजभाषा संस्कृत न होके अगर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होती तो उत्तराखंड की भी राजभाषा हिंदी ही होती। राष्ट्रभाषा मतलब देश के लोग भी हिंदी बोलेंगे और सरकारी कामकाज भी हिंदी में होगा। तो एक विकट समस्या खड़ी हो जाती कि जिन लोगों को हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था, उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित न करके राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, यहां तक आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब समझ लीजिए संविधान में हिंदी को लेके क्या क्या प्रावधान है, किस किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है, समझना। मैंने आपको बोला ही, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मतलब की बातें करूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। ठीक है, जैसे समझना, अनुच्छेद 120 में जिक्र किया गया है, गौर से समझना ध्यान से, कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा भाग 17 में किसी बात के होते हुए किंतु अनुच्छेद 384 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में होगा। तो मूल बात क्या हुई? सिंपल, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी रखी जा सकती है अनुच्छेद 120 के तहत। सिंपल, ज्यादा झंझट नहीं, आराम से। अनुच्छेद 210 में कहा गया है कि विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब देखो, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? संस्कृत। तो वहां काम काय में हो सकता है? संस्कृत में या हिंदी में या अंग्रेजी में, क्योंकि हिंदी या अंग्रेजी हमारे संसद के लिए निर्धारित करी गई है। तो राज्य विधानमंडल में पहले तो अपनी राजभाषा में भी काम हो सकता है, अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में हो सकता है। ठीक है, ये बात कहाँ है? 210 में। अनुच्छेद 343 में बोला है संघ की राजभाषा कौन सी बनाई गई? हिंदी। संघ की राजभाषा क्या है भैया? हिंदी। तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया। अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा से संबंध में अगर कोई आयोग बनाना है या कोई संसद की समिति बनानी है तो बनाया जा सकता है अनुच्छेद 344 का उपयोग करके। अनुच्छेद 344 के उपयोग से हम किसी समिति या
संसदीय समिति या आयोग का निर्धारण कर सकते हैं। आगे अनुच्छेद 345 में जिक्र किया गया है कि किसी राज्य की राज्य भाषाएं एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि एक राज्य एक ही भाषा में कार्य करे, अपनी सुविधा अनुसार वह एक अथवा दो अथवा तीन भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा दे सकता है, कोई भी राज्य। अनुच्छेद 346 में कहा गया है कि जब एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में पत्रादि आदि का जिक्र करेंगे तो वो अपनी राजभाषा अथवा संबंधित राज्य की राजभाषा में करेंगे। ठीक है, तो ये जिक्र कहां किया गया? 346 में। अनुच्छेद 347 में बोला है कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मान के चलिए कि अंग्रेजी बोलने वालों का चलन बढ़ जाए, तो अंग्रेजी को उत्तर प्रदेश की एक और अन्य राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है और कुछ कामकाज, कुछ सभी नहीं, कुछ कामकाज अंग्रेजी में किए जा सकते हैं। ठीक है, ये जिक्र किया गया 347 में। अनुच्छेद 348 में जिक्र किया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में जो कार्यकारी भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, वहां हिंदी को कार्यकारी भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। अब देखो यहाँ कुछ समझदार लोग कहते हैं कि भारतीयों ने कुछ नहीं किया, अंग्रेजों की भाषा अपनाए बैठे। देखो समझो बात को, आर्टिकल 348 में देखो, जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तो भारत में लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारी थे जो उस प्रशासन प्रणाली में कार्य करते थे। अब भारत सरकार के सामने दिक्कत ये थी कि अगर अंग्रेजी को एक झटके में खत्म कर दे तो ये 3 लाख कर्मचारी हटाने पड़ जाते। भाई आप सोचो, मान लो आपको अंग्रेजी कतई ना आती हो, लेकिन अगर आपने किसी ऑफिस में कार्य किया हो जहां के अधिकारी अन्य कर्मचारी अंग्रेजी में बातचीत करते हो तो कुछ कीवर्ड तो याद हो ही जाते हैं ना। भाई उन्होंने बोला फाइल, अब 10 बार आपसे फाइल मंगाई तो आप समझ जाएंगे कि फाइल शब्द चाहे किसी भाषा का हो, फाइल किसे कहते हैं। तो ये 3 लाख लोग प्रशिक्षित थे जो भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। इसीलिए सरकार चाहते हुए भी अंग्रेजी का चलन बंद नहीं कर सकती थी। अब कर सकती है, हाँ धीरे धीरे कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अलग प्रासंगिक विषय, किसी दिन उस पर लंबी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। ठीक है, चलिए आगे की बात। अनुच्छेद 349 कहता है कि अगर, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अगर कुछ विशेष प्रक्रियाओं में कुछ विशेष अधिनियम बनाने हैं भाषा को लेकर तो आर्टिकल 349 का उपयोग करेंगे। आर्टिकल 350 में जैसे समझो गौर से, व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदनों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब समझो, जैसे वही सेम बात है, उत्तर प्रदेश का कोई आदमी राष्ट्रपति को पत्र लिखे तो हिंदी में लिख सकता है, अंग्रेजी में लिख सकता है या अपनी राजभाषा में लिख सकता है। ठीक है, तीनों में से किसी में लिख सकता है। ये क्या है? 350। 350 का में जिक्र दिया गया है कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग है तो अपनी मातृभाषा में शिक्षा को संचालित कर सकते हैं ताकि उनकी मातृभाषा विलुप्त न हो जाए। ठीक है, आगे और आर्टिकल 350 में बोला गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये आर्टिकल 350 ख में बोला है। तो बेसिक बात मेरी अब समझना, आराम से समझना कि बेसिक बात यह है कि कुल मिला के हिंदी भाषा का जिक्र 343 से अनुच्छेद 351 तक किया गया है। ठीक है, आराम से समझना। 351 में देखो क्या बोला गया है, आराम से देखो कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि कहीं ऐसा न हो कि हिंदी संघ की राजभाषा होने के साथ साथ विलुप्त ही हो जाए, लोग हिंदी बोलना ही त्याग दें। क्योंकि अगर लोगों ने हिंदी बोलना त्याग दिया तो संघ की राजभाषा में बदलाव करना पड़ेगा। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है वह कुछ कार्य इस तरह से संचालित करे कि भारत की राजभाषा हिंदी बनी रहे, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक जिसका संपूर्ण जिक्र किया गया है। चलिए
आगे की बातें मैं बताता हूं। तो वर्तमान में इसी नियमावली के अंतर्गत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं का जिक्र किया गया है जिन्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया। प्रारंभ में इनकी संख्या थी 14। प्रारंभ में कितनी थी? 14। अब कितनी है? 22। समझना, पहले कौन कौन सी थी? असमिया, वांगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 राजभाषाओं का जिक्र संविधान की 8वीं अनुसूची में है, जिनमें से 14 पहले थी। 14 तो पहले थी और 8 बाद में आई है। कौन कौन सी 8? ये याद रखना है। 14 याद करने की जरूरत नहीं, 8 याद करने की जरूरत है। समझना ध्यान से। देखो, तो संशोधन 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसके तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहली राजभाषा जो 14 के बाद भारतीय संविधान में जोड़ी गई सिंधी है। फिर आई 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जहां कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 3 राजभाषाएं बढ़ाई गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर 92वां संशोधन हुआ 2003 में, बहुत महत्वपूर्ण है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 राजभाषाएं बनाई गई। ठीक है, तो यहां से 14 पहले से थी, 8 ये बन गई, कुल मिला के 22। तो आप कैसे भी याद रख लो कि 2167 ऐसे कह दो तो ये याद हो जाएगा। 2167 में सिंधी, हालांकि याद रखना है 21 का तात्पर्य 21वां संविधान संशोधन 1967 में, तो याद रखने के लिए बोल दे रहा हूं। 92 में हुआ 71 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान रखो, आप चाहो तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को याद कर सकते हो बोर्ड मास से। ठीक है, और ये कौम ने ऐसे याद कर लो, कौम ने। ठीक है, तो सिंधी कौम ने बोर्ड मास अपनाया, ऐसे करके याद रख लो। ठीक है, क्या शब्द बना ले रहे हैं हम लोग? देखो ध्यान से, सबसे पहले कौन बड़ी? सिंधी, ऐसे करके याद रख लो। सिंधी कौम ने बोर्ड मास अपनाया, एक शब्द याद रख लो तो पता चल जाएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में भाषा जोड़ी गई सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। सिंधी कौम ने बोर्ड मास अपनाया। यहां से आप ये भाषाएं याद कर सकते हैं। चलिए आगे का जिक्र यहां से आगे करते हैं। अगला जो पोर्शन है वो है हमारा हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर। आगे समझना, देखो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, तो इसमें कई सवाल आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति वाली बात को लेकर। जैसे सबसे पहला सवाल, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो जवाब देना है फारसी भाषा का। इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के शब्द सिंधु से। हिंदी कैसे बना है? सिंधु से। और सिंधु कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द। इसका सबसे पहला जिक्र अल-बरूनी के ग्रंथ अल हिंद में किया गया था। तो हिंदी को लेके जो सवाल बने कि किस भाषा का है? फारसी का। ठीक है, कहां से लिया गया? सिंधु शब्द से बनाया गया। सिंधु शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। ठीक है, और इसका जिक्र सबसे पहले किसने किया? अल-बरूनी ने अपने ग्रंथ अल हिंद में। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले शब्द था सिंधु, जो बाद में बना हिंदू, और हिंदू में हिंद से बना हिंद, जिसमें ई लगा के बन गया हिंदी। दोबारा समझना, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू को ओ हटा के हिंद बनाया गया, इसमें ई प्रत्यय लगा के बनाया गया हिंदी शब्द। ठीक है, अच्छा देखो
हिंदी भाषा का विकास आप लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास हुआ है संस्कृत से। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को क्या नाम दिया गया? छांदस। किसने दिया? यास्क तथा पाणिनि द्वारा। फिर वैदिक संस्कृत बनी लौकिक। लौकिक को नाम दिया गया संस्कृत भाषा पाणिनि द्वारा। फिर संस्कृत भाषा बदल के बनी पाली। पाली के बारे में क्या बात है? महात्मा बुद्ध के सभी उपदेश पाली भाषा में है। फिर पाली से बना प्राकृत। प्राकृत मतलब महावीर स्वामी के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में। फिर बनी अपभ्रंश या अवहट्ठ। इनके बारे में भी आगे चर्चा कर लूंगा। वैसे अभी यहाँ ये समझ लो, पढ़ चुके हैं पीछे। संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषाएं कौन सी हैं? अपभ्रंश या अवहट्ठ। संक्रमण का मतलब मिक्सअप, दो भाषाएं जहां एक भाषा टूटने की कगार पर हो और दूसरी भाषा बनने की कगार पर हो, वो श्रेणी है हिंदी के लिए अपभ्रंश या अवहट्ठ। फिर बनी आपकी हिंदी जो प्राचीन मध्यकालीन से लेके वर्तमान हिंदी तक आ गई। अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से, गौर से। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो हिंदी है बेसिकली वो क्या है? संस्कृत से बनी। आराम से समझो। अब देखो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। संस्कृत भाषा के बारे में क्या पढ़ोगे? भारत की एक शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रों में जिस भाषा का जिक्र किया गया वो है संस्कृत। तो दो पॉइंट याद रखने हैं। भारत की सबसे पुरानी भाषा तो जवाब देंगे संस्कृत। शास्त्रीय भाषा तो जवाब देंगे संस्कृत। संस्कृत से बनी फिर पाली। पाली का मतलब है पवित्र रचना। पाली शब्द का मतलब है पवित्र रचना। तो ऐसे याद रखो, बुद्ध धर्म में जो 3 ग्रंथ लिखे गए, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये तीनों त्रिपिटक लिखे गए पाली भाषा में। और ये बौद्ध धर्म के सर्वाधिक मान्यता वाले ग्रंथ है। तो ऐसे करके समझ जाओ कि पाली का मतलब हो गया पवित्र। प्राकृत कौन सी भाषा कहलाई? समझना, मध्यकालीन भारतीय आर्य समाज में प्राकृत पाली और अपभ्रंश के मध्य की भाषा है प्राकृत। ठीक है, प्राकृत जो है किसके? पाली और अपभ्रंश के बीच की भाषा है प्राकृत। अपभ्रंश क्या है समझो। अपभ्रंश बना हुआ है। अपभ्रंश में अप तो उपसर्ग है, ठीक है, भ्रंश धातु है और घय प्रत्यय से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बिगड़ा या भ्रष्ट या गिरा हुआ। तो अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ी हुई संस्कृत, है ना, और बनने वाली हिंदी। तो अपभ्रंश का तात्पर्य पूछा जाए तो बताना बिगड़ा या गिरा हुआ। फिर आया अवहट्ठ। अवहट्ठ क्या है? अपभ्रंश शब्द भाषा के परवर्ती रूप को ही विद्वानों ने अवहट्ठ कहा है, यानी जो अपभ्रंश बदल के बनी वो कहलाई अवहट्ठ। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर भाषा का जिक्र हो गया। फिर इसके बाद क्या बनी? प्राचीन हिंदी, और फिर बाद में बनी अपनी आज वाली हिंदी। चलिए अब इसका समझ लो, विभाषा या इसी को कहा जाता है उपभाषा। विभाषा या कहा जाता है उपभाषा। ये क्या होती है देखो, तो बोली और भाषा के बीच की स्थिति को विभाषा कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, अपनी भाषा में समझाता हूं। देखो जब क्या होने लगे ना, बोली को इतना बड़े लेवल पे प्रचारित किया जाना लगे कि बोली में साहित्यिक रचनाएं की जाने लगी, तो बोली कहलाती है विभाषा या उपभाषा। ठीक है, विभाषा समझ गए, विभाषा या उपभाषा, ज्यादा की जरूरत है नहीं। अब देखो जितनी भी भाषाएं हैं वो ली गई हैं किससे? लिपियों से। तो अब जिक्र करेंगे लिपियों का। समझना, लिपि क्या है सबसे पहले समझो। किसी भी भाषा की लिखित आकृति, लिखित चित्रात्मक आकृति क्या कहलाती है? लिपि। के जैसे अ की आकृति यही होगी, हमने कहां से सीखा? देवनागरी से, है ना। तो किसी भी भाषा की चित्रात्मक आकृति कहलाती है लिपि। लिपियों का सबसे पहला जिक्र पाणिनि द्वारा लिखे हुए ग्रंथ अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलता है। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया, जिसमें 8 अध्याय हैं और लगभग 4076 ऋचाएं अर्थात सूत्र हैं, ठीक है, जिनसे हिंदी व्याकरण बनी है। तो लिपियों में सबसे पहले जिक्र समझ लो खरोष्ठी लिपि का। खरोष्ठी लिपि का नाम रखा हुआ है, ध्यान से समझना है,
खरोष्ट ऋषि के नाम पर। आराम से समझना, गौर से। तो देखो, खरोष्टी लिपि का नाम रखा हुआ है खरोष्ट ऋषि के नाम पर। खरोष्ट ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा खरोष्टी, खरोष्ट ऋषि के नाम पर। ये देखो, ये जो लिपि है ना, ये न तो पूर्णतः गलत है और ना ही पूर्णतः सही है, अर्थात न तो पूर्ण वैज्ञानिक है और ना ही इसको पूर्णतः गलत सिद्ध किया गया। ये आराम से समझना। इसमें 11 वर्ण हैं जो अरमाइक लिपि से लिए गए हैं और इसके कुल वर्णों की संख्या 37 है। तो समझना, खरोष्टी लिपि का नाम किसके नाम पर रखा गया? खरोष्ट ऋषि के नाम पर। इस लिपि में कितने वर्ण हैं? 37, जिनमें से 11 लिए गए हैं अरमाइक लिपि से। ये पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जिक्र पढ़ लिया खरोष्टी लिपि का। दूसरी लिपि है आपकी ब्राह्मी लिपि। आराम से समझना, ब्राह्मी लिपि के बारे में सबसे पहली बात गौर से कि ये बहुत प्राचीन लिपि है जिससे कई सारी एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। ठीक है, हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ है जिसमें भारतीय सर्वेक्षण उत्खनन विभाग ने तमिलनाडु और श्रीलंका में इस लिपि के 6ठी सदी ईसा पूर्व में उल्लेख बताए हैं। उन्होंने बोला है कि ये सदी ईसा पूर्व 6ठी सदी में ये लिपि प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, तो आराम से समझना, ब्राह्मी लिपि प्राचीन लिपियों में से एक है। हाल ही में इसके साक्ष्य मिले हैं तमिलनाडु और श्रीलंका में, जिससे स्पष्ट होता है कि ये प्राचीन ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रयोग में लाई जाती थी। आगे समझो, ब्राह्मी नाम क्यों पड़ा? ब्रह्मा द्वारा बनाए जाने के कारण। अलग अलग लोगों के मत हैं कि ब्रह्मा जी ने इसको बनाया इसलिए इसको ब्राह्मी लिपि कहा गया। दूसरी बात, ब्राह्मणों ने इसे बनाया। यहाँ ब्राह्मण का तात्पर्य जाति वर्ग से नहीं है, यहाँ ब्राह्मण का तात्पर्य पढ़े लिखे योग्य समुदाय से है। जो पढ़ा लिखा योग्य समुदाय था वो ब्राह्मण था। अगली बात, ब्राह्मणों द्वारा निर्मित और प्रयुक्त होने के कारण भी इसको शायद हो सकता है नाम ब्राह्मी पड़ाओ। और आगे की बात कि इस लिपि में, यह लिपि ने सबसे प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखा था। सबसे प्राचीन कहानियां, सबसे प्राचीन ज्ञान, सबसे प्राचीन ज्ञानार्धक पुस्तकें किस लिपि में लिखी गई? ब्राह्मी लिपि में। इसलिए भी हो सकता है इसको ब्राह्मी कहा हो। तो ये ब्राह्मी लिपि समझना, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। हाल ही में इसके साक्ष्य तमिलनाडु और श्रीलंका में मिले, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में इसका उपयोग होता था। ब्राह्मणों द्वारा नाम लिखा गया होगा, शायद इसलिए ब्राह्मी कहा गया, या ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया, ब्राह्मणों द्वारा ही अपनाया गया, इसलिए इसको ब्राह्मी लिपि कहा जा सकता है। या ज्ञान की सबसे प्राचीन संरक्षिका होने के कारण भी इसको ब्राह्मी लिपि कहा गया है। चलिए आगे की बात को समझते हैं ध्यान से। इसके बाद देखो, आगे की बात हम लोग समझेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। हम लोग 2 लिपियों का जिक्र कर चुके, एक आप लोगों ने पढ़ ली खरोष्टी और एक आपने पढ़ ली ब्राह्मी। ठीक है, अब देखो देवनागरी। तो देवनागरी लिपि बनी कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। देखो, ब्राह्मी से बनी शुंग लिपि, शुंग से बनी कुषाण, कुषाण से बनी गुप्त, गुप्त से बनी सिद्ध मात्रा और सिद्ध मात्रा आखिर में बन गई देवनागरी लिपि। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि देवनागरी लिपि का निर्माण कहां से हुआ, कहां से बनी, तो जवाब देना है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, इसलिए तो उसको प्राचीन लिपि कहा गया। आगे समझो कुछ सवाल। दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि को नंदनागरी, उत्तर भारत में इसको नागरी, ठीक है, पश्चिम भारत में अर्धनागरी और पश्चिम भारत में अर्धनागरी और पूर्वी भारत में पूर्वी नागरी कहा जाता है। तो देवनागरी के 4 नाम हैं। दक्षिण भारत में नंदनागरी, उत्तर भारत में नागरी, पश्चिमी भारत में अर्धनागरी और पूर्वी भारत में पूर्वी नागरी। ठीक है, तो देवनागरी लिपि के 4 अलग अलग नाम हम लोगों ने पढ़ लिए। अब देखो, इसी से संबंधित अगला फैक्ट जो काफी काम का है कि देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला। तो सबसे पहला साक्ष्य इसका 7वीं 8वीं शताब्दी में गुजरात के राजा जयभट्ट ने एक शिलालेख में जो अपने हस्ताक्षर किए थे वो देवनागरी लिपि में किए थे।
तो इससे इसका सबसे पहला साक्ष्य कहां मिला? गुजरात राज्य में। कहां? राजा जयभट्ट के आसपास उन्होंने एक शिलालेख बनवाया जो देवनागरी लिपि में था। आगे समझना इसके बारे में। देवनागरी लिपि क्या है कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी, और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, इसलिए इसको राजलिपि कहा जाता है। भारत की राजभाषा की लिपि कहलाई राजलिपि। क्लियर है मेरी बात? देखो, हालांकि याद रखना है केवल हिंदी ही नहीं, मराठी, ठीक है, और नेपाली भी इसी लिपि से लिखी जाती है। तो देवनागरी से केवल हिंदी नहीं, मराठी को भी लिखा जाता है और नेपाली को भी लिखा जाता है। कुछ सवाल समझ लेते हैं। देखो, देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ड को एक अलग ध्वनि दी गई है। इसी आधार पर इसमें स्वर बताए गए 11 और व्यंजन बताए गए 35। अब वर्णमाला पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि व्यंजन होते हैं 33। तो ये 35 कौन कौन से? देखो, 2 वर्ण, ठीक है, 2 वर्ण और होते हैं। एक ल जो वर्तमान में चलन में नहीं है, और एक और वर्ड होता है स्र की तरह, वो भी वर्तमान में चलन में नहीं है। स्र वर्णमाला में नहीं है ना, लिखा तो जाता है लेकिन वर्णमाला में नहीं है ना, इसलिए व्यंजन 33 रह जाते हैं, है ना। यहाँ 35 क्यों? ल और स्र की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, गौर से समझना। इसके बाद फिर जिक्र आ जाता है हिंदी के अंतर्गत उपभाषाओं का। तो मैंने आपको समझाया उपभाषाएं क्या होती हैं। जब कोई भाषा एक बड़े क्षेत्र में विकसित हो जाए, बोली, जब कोई बोली इतनी बड़ी बन जाए कि उस बोली में साहित्यिक रचनाएं होने लगे, तो वह बोली बन जाती है उपभाषा। ठीक है, विभाषा क्या है? बोली और भाषा के बीच की कड़ी। बोली क्या है? स्थानीय क्षेत्र जिस भाषा को बोलते हैं, स्थानीय लोग जिस भाषा को बोलते हैं, उन्हें बोली कहा जाता है। बोली में व्याकरण का उपयोग न के बराबर होता है, भाषा में व्याकरण का पूर्ण उपयोग होता है, विभाषा में थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता है। ठीक है, उपभाषा क्या है? जब कोई बोली बड़े क्षेत्र में उपयोग करी जाने लगे, पुस्तकें लिखी जाने लगे उस बोली में, तो वह कहलाने लगती है उपभाषा। बात को मेरी को समझना ध्यान से, गौर से। देखो, तो उपभाषा है क्या? आराम से समझेंगे। देखो, उपभाषा है क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप ही उपभाषा कहलाता है। अगर किसी बोली में साहित्यिक रचनाएं होने लगे और उसका विस्तार बढ़ जाए, तो वह कहलाती है उपभाषा। ठीक है, कुछ सवाल हैं सीधे सीधे, उन्हें समझ लो। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश है जिससे उपभाषाएं बनी है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पैसाची अपभ्रंश से बनी है लहंदा और पंजाबी। अर्धमागधी से बनी है पूर्वी हिंदी। मगधी से बनी है बिहारी, वांगला, असमिया और उड़िया। खस से बनी है पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली भी यही है। ब्राचड़ से बनी है सिंधी और महाराष्ट्री से बनी है मराठी। तो पहले दोबारा समझ लेते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं? बोली को इतना ज्यादा उपयोग में लिया जाए कि साहित्यिक रचनाएं होने लगे, तो वह क्या कहलाती है? उपभाषा। कितने अपभ्रंश पढ़ते हैं सामान्यतः? 7। तो सीधा सीधा सवाल, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती उपभाषाएं सौरसेनी अपभ्रंश से ली गई हैं। लहंदा और पंजाबी पैसाची से ली गई है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से ली गई है। बिहारी, बांग्ला, असमिया, उड़िया मागधी से ली गई है। पहाड़ी ली गई है खस से। सिंधी ली गई है ब्राचड़ अपभ्रंश से। और मराठी ली गई है महाराष्ट्री अपभ्रंश से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। इससे आगे का डाटा हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप इन वीडियोज को कई बार देखिए ताकि डाटा आपको याद होने में आसानी हो जाए। अब जितना मेरी वीडियो को देखेंगे आपको डाटा उतना ज्यादा तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। यहां तक आप पढ़िए, मिलते हैं हम लोग इसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक के अगले चरण को लेके आऊंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद।